नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करके बड़ी खबर से। मौसम ने बदला मिजाज, तापमान में भी भारी गिरावट। मैदानी इलाकों में घना कोहरा, विजिबिलिटी भी हुई कम। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी ठिठुरन और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे और ठंड से तापमान में भी अचानक गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय लोगों को भी बड़ी परेशानियां हो रही हैं। वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है। तो मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी कर दी है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और कई जगह पर घना कोहरा भी छाया हुआ है, खासकर मैदानी इलाकों में। और ऐसे में तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो रही है और ऐसे में लोगों को आवाजाही करने में बड़े परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की अब तस्वीर नजर आने लगी है, और क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने के लिए किस तरह से नसीहत दी जा रही है, किस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं? देखिए विशाल, पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक देखा जाए तो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट आ रही है, मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। और अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको लेकर के मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, जहाँ उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ेगी, इसके अलावा निचले इलाकों में ठिठुरन रहेगी, कोहरा देखने को मिलेगा और विजिबिलिटी जीरो तक जाएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर रात्रि में तापमान की बात करें तो नीचे अगर गिरावट की बात करें तो 9 तक जो है वो जो मैदानी इलाके हैं 8 तक वहाँ पहुँच रहा है। और ऐसे में अगर पहाड़ी इलाकों में बात करें तो वहाँ शून्य तक पहुंच गया। शून्य से कम भी जाने के लिए लगातार कई इलाके ऐसे जहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर ये लगातार जो ठिठुरन है बढ़ रही है और ऐसे में बारिश ना होना, एक सूखी ठंड जो है जिसे कहा जा सकता है, वह है इस वक्त देखने को मिल रही है। और उससे कहीं ना कहीं काफ़ी जो है लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और खास तौर पर कोहरे के चलते जो है लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवेज पर हमने देखा कि कल भी कई तस्वीरें इस तरह की सामने आई जहाँ पर जो है जी। वाहनों की भिड़ंत देखने को मिली। और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं लगातार एहतियातन के तौर पर जो है अलर्ट करने के लिए लगातार मौसम विभाग जो है अलर्ट जारी कर रहा है कि किस तरह से कोहरा हो सकता है, आपको कितनी विजिबिलिटी मिलेगी और ऐसे में आपको किस तरह से सावधानी बरतनी है। लगातार जो है इसकी अपडेट्स जो है वो दी जा रही हैं। और अगर कहीं दूसरे अगर देखा जाए तो जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो ऐसे में डॉक्टर्स भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बदलते ही जिस तरह से ठंड और ऐसे में सूखी ठंड जो है कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। उसमें जो दिल के मरीज़ हैं या सांस के रोगी हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना जो है वो इस दौरान करना पड़ता है। और एहतियातन के तौर पर उनको लगातार कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, जी। अन्यथा जो है इस तरह का रिस्क न लें, क्योंकि ठंड जो है वो ज़्यादा है और ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। जी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नीबूवाला में भी ये कार्यक्रम होगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम होगा। सीएम धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नीबूवाला में कार्यक्रम आयोजित भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी इस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नीबूवाला में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर यह कार्यक्रम है आज। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत भी करने जा रहे हैं। और ऐसे में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नीबूवाला में कई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आज कार्यक्रम भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की है। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 17 दिसंबर से आगामी 45 दिनों तक प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन भी किया जाए। इन शिविरों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर आमजन से आवेदन पत्र प्राप्त भी किए जाए और पात्र व्यक्तियों को तमाम योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उनके समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया जाए। न्यूनतम 45 दिन और 45 दिन से भी अधिक दिन तक राज्य के अंदर सेवा के अभियान के रूप में जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये अभियान हमारा विभिन्न न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर, जिसमें सभी हमारे आवश्यक विभाग 28 विभागों के अधिकारीगण उन कैंपों में उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी उन सब कैंपों की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। जनपद के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी समेत इनके नोडल अधिकारी होंगे, जो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो केंद्र और राज्य की लाभप्रद योजनाएं हों, जन कल्याणकारी योजनाएं हों, होने वाले लाभार्थी हों, अनेक प्रकार के जो बनने वाले प्रमाण पत्र हों, इन सभी की समय पर निस्तारण करेंगे। जिनके आवेदन भरवाए जाने हैं उनको आवेदन भरवाए जाएंगे और एक पूरा सुव्यवस्थित तरीके से सभी विभागों की उपस्थिति में ये कैंप लगाए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अमित शाह से मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहीं भेंट के दौरान रितु खंडूरी ने उत्तराखंड के समृद्ध लोक संस्कृति एवं परंपरा के प्रतीक रहमान लोकनाटक पर आधारित एक पुस्तक भी उन्हें भेंट की। साथ ही उन्होंने कोटद्वार के समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और लोक परंपराओं के संवर्धन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी सार्थक चर्चा की है। उत्तराखंड में जेल सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और हरिद्वार जिला कारागार के बीच MOU साइन हुआ है। अब हरिद्वार जिला कारागार में कैदियों को भी उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी और कैदी पढ़ाई के जरिए खुद को निखार कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा कैदियों के लिए सम्मान और पुनर्वास का मजबूत माध्यम बनेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से मदरसा और स्कूल को लेकर बनाए गए एक्ट के मानकों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया और 30 दिसंबर तक जवाब पेश करने को भी कहा है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी है। उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2025 के प्रोविज़न सेक्शन 4, 14 और कुछ और प्रोविज़न्स को हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने चैलेंज किया है। इसमें बेसिकली मदरसा और स्कूल एजुकेशन दोनों को मिक्स करते हुए एक्ट ये बनाया गया है और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं स्कूल एजुकेशन के उनको अप्लाई किया गया है। तो हमारे क्लाइंट ने इसको एक्सेसिव रेगुलेशन प्लीड किया है। रेगुलेशन से प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसी कई कंडीशंस हैं जो कि अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है उनको फुलफ़िल करना। तो इस हालत में अगले सेशन से ये क्लोज भी हो सकता है। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा है कि लगभग 550 बच्चे उसमें पढ़ते हैं और एक नॉमिनल 300 रुपये करीब 300 350 ऐसी फ़ीस ली जाती है। तो अगर ये क्लोज होता है तो इससे अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस वजह से इन प्रोविज़न्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को
हमने चैलेंज किया है। देहरादून के प्राइमस अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि पेट में पथरी के दर्द से परेशान युवक की डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अस्पताल को सीज करने की भी मांग की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिजन अब अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन की तैयारी में है। फिलहाल शव को कोरोनेशन अस्पताल की मोर्चरी में भी रखा गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां डूंडा ब्लॉक प्रमुख राजदीप ने एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्र गाजुना पट्टी के 28 गांव के ग्रामीणों के लिए महीने में एक बार डूंडा ब्लॉक कार्यालय गाजुना क्षेत्र में जन सुनवाई के लिए शिविर लगाया है, ताकि ग्रामीणों को 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। इस दौरान कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और ब्लॉक प्रमुख के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी उन्होंने रखा है। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय राजदीप सिंह परमार जी का, जो हमारे विकासखंड डूंडा के प्रथम व्यक्ति हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज से पहले हमारे जितने भी यहाँ पर प्रमुख जी रहे होंगे, उनके द्वारा मतलब हमारे गाजनापट्टी से आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूरस्थ इसमें गांव है और काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र हैं। तो इनके द्वारा जो यहाँ पर पहल की गई है, सबसे पहले जो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहल की है कि ये प्रत्येक माह के एक दिन यहाँ पर अपना शिविर लगाएंगे और हम जो भी हमारे क्षेत्र की समस्त गाजना क्षेत्र की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उन पर अपना विचार रखेंगे और उनको समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद और आभार करता हूँ। हम हो जाएं कटे पीछे। इस शिविर यहाँ पर जो शिविर का आयोजन किया है वो ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया पहल है। इससे जो है दूर दराज जो क्षेत्रवासी हमारे उनको जो है उत्तरकाशी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरकाशी जाके जो है कई गरीब वर्ग के लोग हैं तो उनका जो है खर्चा बच जाएगा। तो राजदीप परमार जी की बहुत बढ़िया पहल है। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल की समस्याएं, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल बहुत छोटा है तो उसके उच्चीकरण के लिए भी राजदीप परमार जी को मैंने समस्याएं बताई है। और आज जो हमारे क्षेत्र में माननीय प्रमुख श्री राजदीप परमार जी द्वारा जो एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि पहली बार ही किसी ने गाजना की सूझ ली है और इस प्रकार का शिविर का आयोजन किया है, जिससे कि हमारी समस्त गाजना क्षेत्र को हमारी मातृशक्ति जो कि डूंडा जाने में असमर्थ रहती है उनको इस शिविर का अवश्य ही लाभ मिलेगा। और आगे भी इस प्रकार का शिविर प्रतिमाह यहाँ एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बार माननीय परमार जी ने जो हमारे गाजना क्षेत्र के लिए इतना अच्छा जो विचार रखा, उसके लिए समस्त गाजना क्षेत्रवासी उनका अभिनंदन वंदन और मैं विशेषकर उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का शिविर का आयोजन पहली बार में गाजना क्षेत्र में किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख जी का। यहाँ की जनता के समाधान के लिए प्रमुख ने ये पहल की है, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी पहल की है। हमारी जनता की समस्या दूर होगी इससे और उनका फायदा होगा। आपने भी समस्या रखी? हाँ जी, रखी है। क्या नाम है आपका? आरती टिमरी, ग्राम प्रधान दिखो। इस समारोह में, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे युवा कर्मठ और जुझारू हमारे जो प्रमुख साहब हैं राजदीप परमार जी का अपने इस गाजना क्षेत्र में अपने तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने पहली बार एक ऐसी स्कीम का, भाई साहब मेरे साथ आइए, पहली बार आपने एक ऐसा आयोजन किया है जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर उन सारी चीज़ों का निराकरण की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण होगा।
4 से 5 घंटे लगते हैं और 3 से 4 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है। इस संबंध में हमने जो कि आप ना एक दिवसीय कार्यालय हर महीने जो है गाजरा से चलाने का निर्णय लिया है और आज इसका प्रथम दिवस और प्रथम कैंप ये था और यहाँ पे उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। इसका मतलब है कि समस्याएं लोगों की है और यहाँ पे हमने आधी समस्याएं तो है उसका समाधान यहीं पर ही कर लिया है। कुछ समस्याएं हमारे पास लिखित भी आई है वो हमने नोट कर ली है और आने वाले टाइम पे जो है हम इन समस्याओं का जो है समाधान। धर्मनगरी हरिद्वार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही शहर पर कोहरे की मोटी परत छाई रही है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग चौक चौराहे, बाजारों और गलियों में अलाव तापते नजर आ रहे हैं। खासकर बुजुर्ग, बच्चों और बाहर से आए श्रद्धालुओं को भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे का असर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला है, जहां दृश्यता काफी कम हो गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी, जब इसे पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया गया था और बाद में 1 अप्रैल 2008 तक पूरे देश में विस्तारित भी इसको कर दिया गया था। यह अधिनियम 5 सितंबर 2005 को पारित भी किया गया था और ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के गारंटीकृत रोजगार की पेशकश भी की गई थी। लेकिन सरकार ने अब इसका न सिर्फ नाम बदल दिया है बल्कि नियमों में भी बदलाव कर दिया है, जिसे लेकर सियासी बदलाव भी मचा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार ने पुरानी मनरेगा योजना की जगह एक नया बिल पेश किया है, जिसको लेकर संसद में बवाल मच गया है। नई योजना का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 है। इसे संक्षेप में VBG, RAM-G या फिर रामजी कहा जा रहा है। विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने कहा कि गांधी जी का नाम हटाना उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश है, क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वरोजगार के प्रतीक थे। विपक्ष का आरोप है कि पहले मोदी जी इसे फेलियर का स्मारक कहते थे। नए नियमों से काम की गारंटी कमजोर होगी, राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा और केंद्रीय नियंत्रण ज्यादा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि ये विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है और गांधी जी के विचारों से कोई विरोध नहीं है। योजनाओं को आधुनिक और स्थायी बनाने का प्रयास है। कुछ लोग राम जी को राम राज्य से जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे अनावश्यक विवाद बता रहा है। संसद में इस पर काफी हंगामा हो रहा है। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़कर 125 दिन कर दी जाएगी। खेती बाड़ी के समय में मजदूरों की कमी नहीं होगी। इधर विपक्ष का कहना है कि इसकी वजह से देश के करोड़ों गरीब ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन नए बिल में जो नए प्रावधान है उससे प्रदेशों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, विशेषकर उन पर जिनका केंद्र सरकार के पास GST का बकाया पेंडिंग है।
इसका असर रोजगार की गारंटी पर पड़ेगा। नए बिल के जरिए केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। अब तक मनरेगा पर कुल खर्च का 90% केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन अब देश के अधिकतर राज्यों में केंद्र सरकार सिर्फ 60% खर्च का वहन करेगी। केंद्र का अनुदान घटाया गया है, जिसे लेकर विपक्ष को ऐतराज है और बीजेपी की सरकार की मंशा पर सवाल है। इसे लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में द्वेष की राजनीति, बदले की राजनीति और नाम बदलने की राजनीति चल रही है। और जो लोग महात्मा गांधी जी के हत्यारे गोडसे को पूछते हैं, उनसे आप महात्मा गांधी जी के सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी क्रम में ओछी राजनीति का परिचय देते हुए, इतिहास को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मनरेगा का नाम बदलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपने देखा कि सदन में भी हमारे और विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करने का कार्य किया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर प्रदेश में ये सर्कुलर भेजा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में विरोध किया जाएगा। गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये जो ओछी राजनीति है, उसके खिलाफ, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान हर देशवासी करता है। मैं आपसे कहूँगी कि कांग्रेस को ज़्यादा आपत्ति मनरेगा के नाम से नहीं है। उन्हें इस बात से ज़रूर है कि पहली बात तो ये बेहतर योजना है और दूसरा उनको ये है कि किस प्रकार से इस योजना में हमने इसको VBG राम जी करके इस योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें राम जी आ रहा है। हो सकता है उससे ज़्यादा उनको आपत्ति हो, क्योंकि उनको हर चीज़ से एलर्जी। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी की जब इतना बड़ा शिलान्यास हुआ, पूरे विश्व, मैं कहूँगी सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा विश्व उसका साक्षी बन रहा था। पूरे सभी जगह से लोग वहाँ आमंत्रित थे और वो वहाँ प्रेजेंट थे, हर सेक्टर से थे और कांग्रेस के लोगों को भी वहाँ इन्वाइट किया गया, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, ना वो इच्छुक थे, ना उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे उसकी किसी को भी देशवासियों को उसकी बधाई डाली, ना वो खुद वहाँ पर उपस्थित थे। तो मुझे और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।